बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, आज हमने 9th ग्रेड में चैप्टर 7 बायोएनर्जेटिक्स में सेकेंड एसएलओ कवर करना है और बहुत ब्रॉड एसएलओ है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो अपनी किताब में, इस चैप्टर के 3 ही एसएलओ हैं और तीनों एसएलओ जो हैं वो इतने ब्रॉड हैं कि आपका एक पूरा चैप्टर बनता है। जैसे आज का एसएलओ देखो, डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब एसएलओ के अंदर उसने ओवरऑल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिस्क्राइब करने का कह दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे इसके स्टेप्स हैं, जो इसके रिएक्टेंट्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, फिर आपके पास क्या कंडीशंस हैं जिनकी मौजूदगी में आप देखते हो कि ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, जिनकी प्रेजेंस और एब्सेंस मैटर करती है। ये सब हम इस एसएलओ के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग इससे रिलेटेड 3D एनिमेशंस भी हैं, उन्हें भी हम यूटिलाइज करेंगे। नॉलेज है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो है, अगर आप याद करो, हमने जब लास्ट एसएलओ कवर किया रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी, मैंने वहां पे आपको जहां एटीपी को एनर्जी करेंसी के तौर पे यूटिलाइज करने का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करवाया, वहीं आपको बताया था कि ये जो लिविंग सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होती है, इनमें रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। और हमने वहां दो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़ी थी रिडॉक्स रिएक्शन की, जिनमें से एक फोटोसिंथेसिस थी। और वहां हमने देखा था कि रिडॉक्स रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस में आप सनलाइट से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो, यानी प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवा के उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो ग्लूकोज बनता है इसके बॉन्ड्स में वो एनर्जी स्टोर की जाती है जो सनलाइट से आ रही थी। तो आप वही चीज यहां भी देख रहे हो कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, सनलाइट को यूज करते हैं और फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में कि हमारे पास सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवा के ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक, और इसके साथ हम देखते हैं हमें एक बाई प्रोडक्ट मिलता है, ऑक्सीजन। ये मैं बाई प्रोडक्ट इसलिए कह रहा हूं कि रिएक्शन इसलिए नहीं होता कि हमने ऑक्सीजन बनानी है। असल में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ग्लूकोज बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए होता है। इस दौरान हम देखते हैं हमें एक और प्रोडक्ट मिल जाता है जिसे आप बाई प्रोडक्ट कहते हो, और ये ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट है एज सच प्लांट को नहीं चाहिए होती, इसलिए प्लांट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। इस रिएक्शन में एनर्जी सनलाइट वाली यूज होती है, लेकिन वो जो एनर्जी सनलाइट से आ रही है ना, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे भी, असल में इस एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके उसे केमिकल एनर्जी की शक्ल में ग्लूकोज के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। अब ये जो फूड बना है ये असल में एनर्जी सोर्स है। इसको फिर आगे हम देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में इसकी ब्रेकडाउन होती है और इसके अंदर वो जो स्टोर एनर्जी है वो रिलीज करके जाती है एटीपी के पास, फिर एटीपी की शक्ल में सेल उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। होता कहां है ये रिएक्शन? असल में हम देखते हैं कि आपके पास प्लांट के अंदर एक पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट, जहां ये रिएक्शन हो रहा है। कौन सा? कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है इसके लिए जो एनर्जी चाहिए सनलाइट, वो क्लोरोप्लास्ट ने कैप्चर करनी है। ठीक है, और फिर आप देखोगे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ना जो स्पेसिफिक पिगमेंट है, ये ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर पिगमेंट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर रिएक्शन कंटिन्यू करेगा। अगर सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। और वो पिगमेंट जो आपके पास सनलाइट को एब्जॉर्ब करवा रहा है, ये स्पेसिफिकली आप इसे क्लोरोफिल कह रहे हो। तो ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है, क्लोरोफिल पिगमेंट है जिसने लाइट को कैप्चर करना है, और ये आपको ग्रीन कलर का नजर आता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है इसलिए क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए आपको प्लांट ग्रीन नजर आते हैं। ठीक है, कहते ये आपके पास प्लांट की ग्रोथ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है
ये दुनिया पर पाए जाने वाले बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी सोर्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था हर लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट सनलाइट को नहीं इस्तेमाल कर सकता, ठीक है, यानी वो हेट्रोट्रोफ्स हैं। वो फिर क्या करते हैं कि प्लांट को यूटिलाइज करते हैं, प्लांट से एनर्जी लेते हैं। और प्लांट किससे एनर्जी ले रहे हैं? डायरेक्ट सनलाइट से, ठीक है। तो इस तरह आप कह देते हो कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एनर्जी स्टोर हुई वो एक तरह से बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी सोर्स है। ये हमारी इक्वेशन है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है। यहां हमने सिर्फ ये करना है, इसको बैलेंस करके लिखना है। हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि रिएक्टेंट जो है वो दो हैं, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स। कंडीशन क्या है? प्लांट के पास क्लोरोफिल होना चाहिए जो आगे से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि सनलाइट वो एनर्जी सोर्स है जो इस रिएक्शन को ड्राइव कर रहा है। और आप देखोगे कि आपके पास 6 कार्बन ग्लूकोज बन जाएगा जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा वाटर बनेगा और हमारा बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन, जिसे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज किया जाएगा। आपने ये इक्वेशन इसी तरह बैलेंस करके कि कहां ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है, वाटर के 6 हैं, ऑक्सीजन के भी 6 हैं, इनकी तादाद आपने ठीक से याद रखनी है, ठीक है। हम इक्वेशन से देखें, नीचे मैंने यही बात लिखी हुई है कि हमें इक्वेशन से आइडिया हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्टेंट्स है इसमें, जबकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस इक्वेशन के प्रोडक्ट हैं। अब ये इतनी सिंपल नहीं है जितना मैंने आपको यहां करके दिखा दिया, अभी हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, फिर आपको रियलाइज होगा ये मल्टीपल रिएक्शंस का नाम है फोटोसिंथेसिस, किसी एक रिएक्शन को नहीं कहते। फिर आप ग्रेड 11 में जाके और डिटेल से इसको पढ़ोगे, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें क्या कुछ चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल का क्या रोल है, लाइट का क्या रोल है? ये जो 4 चीजें हैं ये जब तक पूरी नहीं होंगी हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं होगा। अब हम इन्हें वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकें। इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वन ऑफ द रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल से मतलब है ये इस इक्वेशन का रिएक्टेंट है, इस रिएक्शन का, ठीक है, जो आपके पास फोटोसिंथेसिस में शुगर बनाने के लिए यूज हो रहा है। अब जरा पीछे गौर से देखो, दोबारा मैं आपको इक्वेशन दोबारा दिखाता हूं। ये देखो, ये आपका जो ग्लूकोज बना है इसमें 3 चीजें हैं, एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरी ऑक्सीजन। ये 3 एटम्स मौजूद हैं, 3 किस्म के। अगर आप गौर से देखो तो इनमें से जो 2 हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के पास मौजूद है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपके पास वाटर में मौजूद है। वन बाय वन पढ़ते हैं। असल में हम देखना चाह रहे हैं ग्लूकोज की कार्बन कहां से आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 2 रिएक्टेंट्स हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड के पास कार्बन है, ठीक है। तो आपने जब शुगर बनानी है तो उसकी जो कार्बन है वो कहां से आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत सिग्निफिकेंस है, ठीक। लेकिन साथ ही मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ कार्बन नहीं बल्कि ग्लूकोज की जो ऑक्सीजन है ये भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। इसका मतलब है वाटर सिर्फ हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ये आगे हम पढ़ते हैं, ठीक। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूटिलाइज करते हैं इनके पास कहां से आती है? ये असल में एयर से एब्जॉर्ब करते हैं। हमारी एयर के अंदर इस परसेंटेज में 0.04% ऑफ एयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत कम है, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो तो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाती है, लेकिन ये इतनी कम होने के बावजूद भी बहुत सिग्निफिकेंट है कि असल में यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करते हैं और ग्लूकोज फूड बनाते हैं। फिर उससे प्लांट भी ग्रो करते हैं और उन प्लांट से बाकी एनिमल्स भी ग्रो करते हैं। तो इस जरा सी कंसंट्रेशन की कितनी सिग्निफिकेंस है इसको आप बखूबी समझ सकते हो। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहां पे है, कहां से है, किस रास्ते से होती हुई प्लांट तक आती है? हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि प्लांट के जो लीव्स हैं इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर करती है और इन्हें हम स्टोमेटा का नाम देते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको अभी 3D सिमुलेशन से भी अंडरस्टैंड करवाऊंगा। अगर आप इस डायग्राम को देखो, हम इस डायग्राम को जूम करें
तो आप देखोगे कि आपके पास ये देखो लीफ की लोअर एपिडर्मिस में लोअर साइड पे छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं स्टोमेटा। ठीक, यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर हुई और आगे आपने देखा कि आपके पास जगह जगह लीफ के अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं। यहां के सेल्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज हैं कि इनके दरमियान स्पेस रह जाती है। ये स्पेस लीफ के बड़े काम आती है क्योंकि असल में कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी लीफ में एंटर हुई है उसने इसी एयर स्पेस से मूव करते करते मीजोफिल सेल्स तक पहुंचना है, जहां पे आप देखते हो क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है, ये ग्रीन पिगमेंट्स। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर स्पेसेस से ट्रेवल करती हुई आएगी और आके मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, वही सारी बातें आपके पास यहां पे स्ट्रक्चर दिखा दिए हैं कि किस तरह से हमारे पास स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व हो रही होती है। क्यों? क्योंकि असल में स्टोमेटा के अराउंड स्पेशल सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स है ना, इनकी जब शेप चेंज होती है तो उस दौरान हम देखते हैं या तो स्टोमेटा ओपन हो रहे होते हैं या फिर क्लोज हो रहे होते हैं। इसे हमने आगे पढ़ना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट जो है इस इक्वेशन का वो है वाटर। वाटर जो है ये असल में प्लांट्स सॉइल से ले रहे हैं और प्लांट्स में जो रूट्स हैं वो सॉइल से वाटर की एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। और प्लस हम देखते हैं कि ये जो रूट्स हैं इनके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर सेल्स। ये रूट हेयर सेल्स बेसिकली करते ये हैं कि रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतना अब आप देखोगे रूट ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगी और उतना ज्यादा वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा और प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी। ठीक है, अभी हम इक्वेशन डायग्राम्स पे भी आते हैं। होता यह है कि हमारे पास रूट्स के अंदर ही हम देखते हैं एक स्पेशल वेसल होती है, चैनल होता है जाइलम। ये वाटर जो है जाइलम के पास आता है, रूट ने एब्जॉर्ब किया और इसको जाइलम में दिया। फिर यही जाइलम स्टेम से होती होती लीफ तक आती है और लीफ में जो इसके मीजोफिल सेल्स हैं जहां क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पड़ा हुआ है वहां इस वाटर को लेकर जाते हैं और ये पानी और आपके पास स्टोमेटा से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड ये वहां आप देखते हो रिएक्ट करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में और आपके पास फोटोसिंथेसिस की वजह से शुगर बन जाती है। ये देखें, ये आपके पास एक तरफ तो सॉइल दिखाई हुई है और इस सॉइल में देखो हमने सिर्फ एक ही रूट हेयर यूज किया है। ठीक है, ये जो रूट हेयर है ये सॉइल पार्टिकल में इस तरह से पेनिट्रेट कर जाती है कि इसके लिए वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो इजी हो जाती है। अब जो वाटर इसमें एब्जॉर्ब हो रहा होता है वो हम देखते हैं रूट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर से होता हुआ जाइलम में आता है और अल्टीमेटली इसको जाइलम स्टेम से लीफ तक लेकर जाती है। ठीक है, और वहां मीजोफिल सेल्स के अंदर हम देखते हैं कि ये पानी जैसे ही पहुंचता है सनलाइट की मदद से ना इस वाटर को स्प्लिट किया जाता है। ठीक, क्यों? तीन चीजें मैंने बताई कि हमारे पास इस ग्लूकोज की दो चीजें तो कार्बन डाइऑक्साइड से आ गई हैं, वाटर से सिर्फ आ रहा है हाइड्रोजन, लेकिन वाटर के पास तो H2O है, ऑक्सीजन भी है। तो इसका मतलब है पहले आपको वाटर को स्प्लिट करना है, तोड़ना है और तोड़ने के बाद जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो देने हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। तो आप सारा वाटर ऐसा नहीं यूज कर रहे हो, इसलिए फिर आप देखते हो कि ये वाटर जब लीफ में मीजोफिल सेल्स में जाता है तो वहां पे सनलाइट से इसको स्प्लिट किया जाता है। हां, स्प्लिट होने के बाद ये जो अब हाइड्रोजन आयंस अलग होते हैं ये फिर दिए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और आप देखते हो वहां पे शुगर बन जाती है। ठीक है, हम आते हैं अब एनिमेशन पे। इन चीजों को आपको मैं एनिमेशन से पढ़ाता हूं ताकि एक दफा से हम उसको कंसेप्चुअलाइज कर लें। ये ले जी, ये हमारे पास प्लांट है। अब वन बाय वन हम स्ट्रक्चर भी देखते हैं और जरा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी देखते हैं। ये है जी उसकी रूट। अब जरा रूट को देखो,
ये देख रहे हो, ये छोटी छोटी आउटग्रोथ्स आपको नजर आ रही हैं थ्रेड लाइक, ये इसके रूट हेयर्स हैं। सिंपली क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं ताकि वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाए। एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, ये देखो, हमने डाइसेक्ट किया रूट को तो हमें नजर आया कि हमारे पास रूट हेयर की मदद से वाटर एब्जॉर्ब होता हुआ रूट के डिफरेंट स्ट्रक्चर से अल्टीमेटली उसकी जाइलम में आ रहा है। ये अब जाइलम क्या करेगी, इसे ऊपर स्टेम से लेती हुई लीफ तक लेकर आएगी। ये देखो, ये अब आपके पास आ गया स्टेम। स्टेम के अंदर आप देख रहे हो आपके पास ये नहीं, वो जो जाइलम नीचे रूट से चलना शुरू हुई है वो पानी को लीफ तक लेकर जा रही है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 के अंदर कि आपके पास जाइलम के साथ ही फ्लोएम पड़ी होती है। फ्लोएम में क्या होता है, फूड, वो जो फोटोसिंथेसिस से शुगर बनी है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है, ठीक है। और अल्टीमेटली हम आ जाते हैं लीफ पे। अब लीफ जो है इसमें आप देखते हो कि ये वाटर जो है यहां आ रहा होता है। ये तो ट्रांसपायरेशन है, लेकिन इस तरह से आप देखते हो लीफ के अंदर भी ना जाइलम होती है, और ये पानी जो है वो जाइलम को छोड़ के ये जो सराउंडिंग के मीजोफिल सेल्स है यहां जाता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है। और ये साथ ही नीचे हम देख रहे हैं कि आपके पास शुगर, येलो डॉट्स जो हैं वो शुगर के हैं, जहां शुगर को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखो, ये देखो, मैं आपको यहां डायग्राम में दिखाऊं, ये आपके पास स्टोमेटा है, असल में इसके सराउंडिंग में है गार्ड सेल्स, और इन गार्ड सेल्स के दरमियान ये ओपनिंग्स आई हुई हैं। इन ओपनिंग्स को हम बोल रहे हैं स्टोमेटा। अब इन स्टोमेटा से आप देखोगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर होगी, और लीफ में जो स्पेसेस हैं इन स्पेसेस से होती हुई इनके मीजोफिल सेल्स में चली जाएगी, जहां फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। अंडरस्टैंड, ठीक। वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड पे। आगे हमने क्लोरोफिल को देखना है, लाइट को देखना है, फिर उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस पे प्रोसेस पे आएंगे। रोल ऑफ लाइट, लाइट जो है ना असल में ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आई होप आपने फिजिक्स में ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आप पढ़ेंगे अपने फिजिक्स के सर से ज्यादा डिटेल में इसको समझ सकते हैं। लाइट हमारे पास रेडिएशंस की शक्ल में होती है, जिसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हो। इन रेडिएशन में ना विजिबल रेडिएशंस भी होती हैं और इनविजिबल भी होती हैं। ऑब्वियसली हमारे लिए जो असल काम की है वो विजिबल हो जाती है क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, और वो जो विजिबल लाइट होती है इसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की, जिसमें आप देखते हो 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, हम सब जानते हैं। अब ये जो विजिबल लाइट है ना, प्लांट इसी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इस लाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इससे फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, जब आप इसके डिफरेंट कलर्स को देखते हो, ठीक, तो आपको पता लगता है कि प्लांट इनमें से भी 2 कलर बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें बाकियों से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उन कलर्स का फोटोसिंथेसिस में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब है उनकी वजह से फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, जबकि बाकी कलर्स की वजह से फोटोसिंथेसिस कम हो रही होती है। अब मजे की बात यह है, फिजिक्स में हमें पता लगता है कि जो लाइट है ना, ये वेव्स के तौर पे भी बिहेव करती है और पार्टिकल्स के तौर पे भी बिहेव करती है। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें एनर्जी होती है, और इन एनर्जी पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। लाइट के जो पार्टिकल्स हैं इन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। असल में होता यह है कि प्लांट इन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब वो जब फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो इसका मतलब है वो असल में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये फिर वो एनर्जी होती है जिसे आगे फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज किया जाता है, ठीक। और इस फोटोन से जो सनलाइट की एनर्जी आ रही होती है, फोटोसिंथेसिस में हम सिंपली क्या करते हैं, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? कि आपके पास ग्लूकोज के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, उन बॉन्ड्स के अंदर ये एनर्जी स्टोर होती है। तो हम सिंपली कहते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बना, तो इस दौरान हुआ ये कि सनलाइट
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और वो केमिकल एनर्जी ग्लूकोज में बनने वाले बॉन्ड्स के अंदर स्टोर कर दिया हमने। अब जब हमें चाहिए होगा हम ग्लूकोज के बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे और ये जो स्टोर केमिकल एनर्जी है वो रिलीज होगी और प्लांट उसे फिर यूज करेगा। ठीक हो गया? ठीक। अब जो विजिबल लाइट है इसे एब्जॉर्ब करने के लिए हम देखते हैं प्लांट्स के पास पिगमेंट्स होते हैं। क्योंकि ये पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं फिर फोटोसिंथेसिस होती है, इसलिए हम इन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का नाम देते हैं। अब ये पिगमेंट्स होते कहां हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कंसेप्चुअली ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपके पास ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहां है? आपका जो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है, अगर आपको याद हो हमने चैप्टर 3 में इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है और जब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड्स होते हैं और उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे आप कहते हो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। असल में ये पिगमेंट इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर है और ये वहां पे रैंडमली नहीं पड़े हुए, बल्कि आप देखते हो ये वहां पे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज होते हैं ना, तो आप इनकी कलेक्शन को फोटोसिस्टम का नाम देते हो। ये टर्मिनोलॉजीज आपने समझनी है। एक पिगमेंट है, जब बहुत सारे मिलके ऑर्गेनाइज हो गए थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, हमने कहा इन्होंने फोटोसिस्टम बना दिया है। इसका मतलब है कि जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो फोटोसिस्टम्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इन फोटोसिस्टम्स के अंदर फिर पिगमेंट्स पड़े हुए हैं जो असल में लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक। और ये जो फोटोसिस्टम्स हैं जब हम इन्हें स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है इनकी आगे से दो टाइप्स हैं, एक को हम फोटोसिस्टम 1 और दूसरे को फोटोसिस्टम 2 कहते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ा रहा हूं कि हमने आगे इनको देखना है सिमुलेशन के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू। लाइट भी होगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जी क्लोरोफिल, जिसने इस लाइट को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, जो आपके पास असल में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, ये दो प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, जो आपके पास क्लोरोफिल है इसमें से भी दो क्लोरोफिल की टाइप्स ज्यादा कॉमन है, जिन्हें आप कह रहे हो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये दोनों ही लाइट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया कि करते तो ये विजिबल लाइट एब्जॉर्ब है, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं ब्लू और रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विजिबल लाइट में से भी ब्लू और रेड लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में। किस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते? ग्रीन को। ये चूंकि ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करते और उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, इसलिए आपको इनका कलर ग्रीन नजर आता है। ठीक है, तो जब भी आप कहते हो ना प्लांट ग्रीन क्यों है, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर पड़ा हुआ क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन है। और क्लोरोफिल पिगमेंट इसलिए ग्रीन है कि वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस वजह से आपको वो दिखने में ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। वापस आते हैं, आपको मैं क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। आपने जो चीज याद रखनी है ना एमसीक्यूज के लिए, ये देखो, इसके स्ट्रक्चर में ये इसका हेड है और नीचे टेल है। हेड में आपने याद रखना है कि सेंटर में, बिल्कुल इसको आप जूम करें, बिल्कुल सेंटर में हमारे पास मैग्नीशियम आयन पड़ा हुआ है और उसके साथ 4 नाइट्रोजन अटैच हैं और वो चारों नाइट्रोजन अपने अपने रिंग का हिस्सा हैं। ठीक है, वो आगे से रिंग की शक्ल में है। ये चीजें आपने बस याद रखनी है। चलिए जी, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं 3D। सेकंड लिंक में। ठीक है, ऑनलाइन ब्राउज हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने बस स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना है और ये चीज इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि हमारे पास ग्रेड 11 में भी ये है। ठीक है, तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। वहां तो आपको मैं बकायदा कार्बन्स की तादाद भी बता दूंगा ताकि आप उसे अंडरस्टैंड कर सको। ये देखो, अब मैं आपको साइड व्यू दिखा रहा हूं। देख सकते हो कि हमारे पास दो पोर्शन है। ये ले जी, एक आपके पास हेड है और दूसरा टेल है। जो चीज हमने हाईलाइट करनी है वो हेड में
ये मैग्नीशियम, और इस मैग्नीशियम के साथ 4 नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये चारों रिंग का हिस्सा है, अगर आप देख सको। ये देखें जी, एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा और ये चौथा। और ये जो 4 रिंग्स हैं ये अपने अपने नाइट्रोजन की मदद से बिल्कुल सेंटर में मौजूद मैग्नीशियम के साथ अटैच हैं। हमने आगे पढ़ना है, वहां आप एकदम इसे क्लिक करोगे कि अगर प्लांट्स में मैग्नीशियम आयंस की कमी हो जाए या नाइट्रोजन आयंस की कमी हो जाए तो आप देखते हो उनमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। स्पेशली आप मैग्नीशियम का लफ्ज पढ़ते हो तो अब आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोफिल की कमी क्यों होती है, और क्लोरोफिल की कमी होने से जब फोटोसिंथेसिस कम होती है तो आप देखते हो उनमें ग्रोथ कम होती है और उनका कलर ग्रीन की बजाय येलो हो जाता है। क्यों? ग्रीन कलर किस लिए था? इस क्लोरोफिल की वजह से था। ये ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता था, रिफ्लेक्ट करता था, प्लांट हमें ग्रीन नजर आते थे, स्पेशली लीव्स। जब ये होगा ही नहीं तो इसका मतलब है कि वो ग्रीन कलर शो नहीं होगा। आगे आते हैं स्लाइड पे। स्लाइड में लेक्चर का टाइम हमारा हो रहा है, इसको मैं आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू देते हुए लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है ना, जिसको अब हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, ये कोई इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि आपको ये एक ही रिएक्शन का नाम है। हमने जो कल एसएलओ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझा था कि आपके पास एक तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन है और दूसरी तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन है। फोटोसिंथेसिस भी असल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें आप देखोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, अगला मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है उसकी रिडक्शन हो रही है। और मैंने आपको कल बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो अब हम देखेंगे किस तरह से ये सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने जा रही है। हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को 2 ब्रॉड प्रोसेसेस में या 2 ब्रॉड सेट ऑफ रिएक्शंस में डिवाइड करते हैं। इनमें से आगे हर एक में मजीद रिएक्शन है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया सेट ऑफ रिएक्शन। एक आपके पास होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा आपके पास कहलाता है डार्क रिएक्शन। नाम से हमें आइडिया में हम कहते हैं कि जब तक लाइट नहीं होगी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना जरूरी है, लेकिन जब आप डिटेल में जाते हो ना तो आपको पता लगता है इसमें से भी जो 2 प्रोसेसेस है ना, उनमें से एक पहले वाला ये वो प्रोसेस है जहां असल में लाइट की जरूरत पड़ती है। ये लाइट की मौजूदगी में होता है। लाइट होगी तो ये रिएक्शन होगा, ये होगा तो अगला होगा, उसके लिए लाइट नहीं चाहिए, इसलिए हम उसे लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन कहते हैं। और जहां हमें लाइट चाहिए होती है उसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, ये सारा मैंने आपके पास फोटोसिंथेसिस को यहां समराइज किया हुआ है। इनमें से इतना हिस्सा जो है, या यूं कर लो, इसको अगर हम रिमूव करें हमारे पास ये पोर्शन लाइट रिएक्शन है और ये पोर्शन आपके पास डार्क रिएक्शन है, जिन्हें आप कलेक्टिवली फोटोसिंथेसिस का नाम दे रहे हो। जरा गौर से देखो, जिसे मैं लाइट रिएक्शन कह रहा हूं असल में इसमें शुगर बन ही नहीं रही, इसमें 2 चीजें बन रही हैं, एटीपी और NADPH। जबकि जो इसका सेकंड पार्ट है डार्क रिएक्शन, ये वो रिएक्शन है असल में जहां पे शुगर बनती है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमें इस डायग्राम से पता लगता है कि ये डार्क रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक लाइट रिएक्शन इसे NADPH और ATP ना दे। तो इसलिए लाइट रिएक्शन का होना बड़ा जरूरी है, और ये ATP NADPH तब बनेगा जब लाइट होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शन लिंक्ड हैं, लेकिन इन दोनों में से पहला रिएक्शन है जहां पे लाइट का होना जरूरी होता है, दूसरे के लिए लाइट नहीं बल्कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ATP और NADPH ये इनका होना जरूरी होता है, और वहां फिर हमारी शुगर बन रही होती है।
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ज़रा डिटेल में इन दोनों रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से प्लांट्स जो है वो सनलाइट को यूटिलाइज करते हुए शुगर प्रोड्यूस करते हैं, फूड बनाते हैं या उसमें एनर्जी स्टोर करते हैं। आप लोगों के पास इस पूरे नॉलेज की वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है, उसको एडवांस प्रैक्टिस करें, अपने एसएलओ एग्जाम की तैयारी करें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह।